लोग कहते हैं कि मेरा जन्म हसौदजी गांव में हुआ था और यह हमारे देश खाना के मध्य क्षेत्र में बसा एक बहुत बड़ा गांव है। वे यह भी कहते हैं कि जब सारा अफ्रीका सूखे से त्रस्त नहीं होता, तब हसौदजी एक बहुत उपजाऊ निचले इलाके में पड़ता है, जो अपनी अच्छी मिट्टी के लिए मशहूर है। शायद इसीलिए जब भी मैं अपना खाना पूरा नहीं खाती, नाना कहती हैं, अरे अजोआ, तुम्हें जीवन का मूल्य नहीं पता, तुम्हें इस जीवन की समस्याओं का अंदाजा नहीं। पर मेरी नजर में तो केवल एक ही समस्या थी, और उसका वैसा कुछ लेना देना नहीं था जैसी समस्याएं नाना मानती थीं, या जैसी समस्या माँ का ख्याल थी। माँ मेरी माँ है, नाना मेरी माँ की माँ है, और वे कहते हैं कि मैं 7 साल की हूँ। और मेरी समस्या यह है कि इन 7 सालों की उम्र में मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें शायद मैं सही शब्दों में बयान नहीं कर पाती। और मेरे ख्याल में यह एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हमेशा यह तय करना मुश्किल होता है कि चुप रहकर वे सारी बातें दिल में ही दबा लूं जो दिमाग में आती है, या फिर उन्हें कह दूं और सबकी हंसी का पात्र बन जाऊं। ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा आपकी बात सुनने को तैयार ही हो, भले ही आप जोखिम उठाकर कोई गंभीर बात कहने का फैसला कर लें। नाना का उदाहरण लो। पहले तो मुझे उनका ध्यान खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर मैं वह बात कहती हूं जिसे समझने में मुझे लंबा वक्त लगा होता है। और फिर आप जानते हैं क्या होता है, वे तुरंत जो भी कर रही होती हैं छोड़ देती हैं और मुंह खोलकर मेरी तरफ लंबे समय तक देखती रहती हैं। फिर थोड़ा झुककर और सिर हल्का सा घुमाकर, ताकि एक कान मेरी तरफ आ जाए, वे उसी लहजे में कहेंगी, अजोआ, तुमने क्या कहा? जब मैं दोबारा वही बात दोहरा देती हूं तो या तो वे उसी आवाज में मुझसे कहेंगी कि कभी नहीं, लेकिन कभी भी वह बात दोबारा मत कहना, या फिर तुरंत ठहाका लगाकर हंस पड़ेंगी। वे हंसती रहेंगी और हंसती रहेंगी, आंसू गालों पर बहने लगेंगे, और वे जो भी कर रही होती हैं रोक कर अपनी साड़ी के लटकते कोने से आंसू पोंछ लेंगी, और तब तक हंसती रहेंगी जब तक पूरी तरह थक न जाए। लेकिन फिर जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी मैंने कहा था वह वो भूल न जाए, वे उसे दोहरा देती हैं। और फिर बेशक दो बुजुर्ग औरतें हंसती चिल्लाती रहती हैं, आंसू उनके चेहरे पर बहते रहते हैं। कभी कभी यह नजारा तब तक जारी रहता है जब तक 3 4 या उससे भी ज्यादा ऐसी हंसती चिल्लाती, आंसू भरी आंखों वाली बड़ी औरतें नहीं हो जाती। और यह सब इस बात पर कि मैंने क्या कहा। मुझे इन सब में एक बात बहुत उलझन भरी लगती है, वह यह कि कोई भी मुझे कभी समझाता नहीं कि क्यों कभी कभी मुझे कुछ बातें दोहरानी नहीं चाहिए, जबकि कभी कभी मेरी कुछ और बातें न केवल ठीक होती हैं, बल्कि इतनी मजेदार मानी जाती हैं कि उन्हें कई लोगों के मनोरंजन के लिए बार बार दोहराया जाता है। देखो ना, इन दोनों ही तरीकों से मेरी बात सुनना मुझे अपने विचार ज्यादा बार व्यक्त करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे यह सारा मामला मेरे पैरों से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से उन्हें कहना चाहती थी कि चिंता ना करें, मेरा मतलब नाना और मेरी माँ से, कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि मेरे दो पसंदीदा लोग इस पर लड़ें। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि या तो मुझसे कहा जाए कि वह बात दोहराना बंद कर दो, या फिर इसे इतना मजाकिया समझा जाए कि कोई भी मेरा मजाक उड़ाए और हंसते हंसते रो पड़े। आखिरकार वे मेरे ही पैर थे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि वे दोनों, नाना और मेरी माँ, मेरे जन्म के दिन से ही मेरे पैरों पर चर्चा कर रही थी। मुझे यकीन है कि जब मैं मधुर, कोमल मौन की दुनिया से निकलकर शोर और समझ की दुनिया में आई, तो पहला विषय जो मैंने सुना वह मेरे पैर थे। वह चर्चा बहुत नियमित रूप से दोहराई जाती थी। नाना, आहा, तुम जानती हो काया, मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि तुम्हारी पहली संतान एक लड़की है। लेकिन काया, मुझे उसके पैरों पर यकीन नहीं है। हम 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 और नाना अपना सिर हिला देती। माँ, माँ, आप हमेशा अजोआ के पैरों के बारे में शिकायत क्यों करती रहती हैं? अगर आप मुझसे पूछें। नाना, ये बहुत पतले हैं और मैं तुमसे नहीं पूछ रही। नाना की कई आवाजें हैं। एक खास आवाज है जो वे सबको चुप कराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोगों के पैर ही नहीं होते। मेरी माँ अपनी सारी छोटी सी हिम्मत जुटाकर फिर कोशिश करती। लेकिन अजोआ के पैर हैं, नाना जोर देकर कहती। बस, वे बहुत पतले हैं और औरत के लिए बहुत लंबे भी। काया, सुनो, कभी कभार, लेकिन बहुत लंबे अरसे में एक बार कोई फैसला करता है, प्रकृति,
बच्चे की आत्मा की माँ कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई बिना बाजुओं या पैरों या दोनों अंगों के पैदा हो जाता है और फिर मुझे लकड़ी छूने दो। ये एक दुखद मामला है और तुम जानती हो ऐसी चीजों पर रोज बात नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई भी लड़की पैरों के साथ इस दुनिया में आने का फैसला करती है तो फिर कम से कम वे पैर तो ठीक ठाक होने चाहिए। कैसे पैर? और हमेशा उस मोड़ पर मैं उनकी आवाज से जान जाती कि मेरी माँ अंदर ही अंदर रो रही थी। नाना को ऐसा अंदरूनी रोना कभी सुनाई नहीं देता, न ही अगर उन्होंने सुना भी होता तो वे रुकती, जिस पर मुझे हमेशा हैरानी होती, क्योंकि मेरे पैरों के अलावा लगभग हर चीज के बारे में नाना इतनी अच्छी बड़ी औरत है। वैसे भी अच्छे बड़ों और बुरे बड़ों के बारे में मैं क्या जानूं। नाना मेरे पैरों को लेकर इतना हंगामा करती रही तो वह अच्छी बड़ी कैसे हो सकती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मुझे नाना वाकई बहुत पसंद थी। इसके अलावा नाना, जैसा मैं कहती रहती हूं, अगर कोई औरत अपने दोनों पैरों के साथ इस दुनिया में आने का फैसला करती है तो उसे ऐसे पैर चुनने चाहिए जिन पर मांस हो, जिनकी पिंडलियां अच्छी हों, क्योंकि तुम्हें यकीन होता है कि ऐसे पैर मजबूत कूल्हों को सहारा दे सकते हैं और एक औरत के पास बच्चे पैदा करने के लिए मजबूत कूल्हे होने चाहिए। ओ माँ, मेरी माँ हमेशा ऐसे ही जवाब देती, बहुत बहुत धीरे से, और चर्चा समाप्त हो जाती या वे किसी और चीज पर आगे बढ़ जाती। कभी कभी नाना मेरे पिता के बारे में भी कुछ कह देती। कैसे? ऐसे आदमी को देखकर हमें विनम्र रहना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि आखिरकार भगवान के बच्चे बहुत हैं। कैसे? जब किसी की इकलौती बेटी ने ऐसे आदमी से शादी करने पर जोर दिया हो, तब भी तुम्हें अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाद में सबसे बड़ी समस्या यह मिली कि पोती के पतले पतले, औरत के लिए बहुत लंबे पैर हैं जो किसी काम के नहीं हैं। जिस तरह वे हमेशा मेरे पिता के बारे में वह बात धीरे से जोड़ देती थी, शायद उन्हें लगता था कि मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं हमेशा सुन लेती थी। साथ ही यही वह बात थी जो मेरी माँ को हमेशा के लिए चुप करा देती थी। इसलिए अगर मैंने वास्तव में शब्द नहीं सुने भी होते, एक बार जब मेरी माँ को लगता कि उनकी छोटी सी हिम्मत भी खत्म हो गई है, तो मैं हमेशा अंदाजा लगा लेती थी कि नाना ने बहस में क्या जोड़ा है। पैर जिन पर मांस हो, अच्छी पिंडलियां हों जो मजबूत कूल्हों को सहारा दे सकें ताकि बच्चे पैदा कर सकें। इसलिए मैं चाहती थी कि एक दिन मैं खुद अपनी आंखों से किसी ऐसी औरत के पैर देखूं जिसने बच्चे जने हों। लेकिन हमारे गांव में ये आसान नहीं है। बड़ी औरतें हमेशा लंबी लपेट वाली साड़ियां पहनती हैं। शायद अगर वे मुझे शाम को नदी में नहाने जाने देती तो मैं जांच कर लेती, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थीं, बस इतना कि मेरी माँ और नाना मुझे नदी के छिछले हिस्से में मेरी सहेलियों के साथ, जो मेरी ही तरह छोटी लड़कियां थीं, पानी में छप छप करने जाने दें। नहाने के लिए हम अपनी झोंपड़ी के पीछे बने छोटे स्नानागार का इस्तेमाल करते थे। इसलिए नंगे महिला पैर जो मैंने कभी देखे हैं, वे हैं मेरी ही तरह दूसरी छोटी लड़कियों के या स्कूल की बड़ी लड़कियों के, और मेरी माँ और नाना के दो जोड़े पैर जो निश्चित रूप से स्वीकृत किस्म के ही होने चाहिए, क्योंकि नाना ने मेरी माँ को जन्म दिया और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरी नज़र में मेरी सभी सहेलियों के पैर पैर जैसे लगते हैं, लेकिन क्या उन पैरों पर इतना मांस है कि वैसे कूल्हों को सहारा दे सकें जो, ये मैं नहीं जानती। बड़े लड़के लड़कियों के मुताबिक हमारे छोटे से गांव और छोटे कस्बे के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। मुझे नहीं पता कि 5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। वे हमेशा शिकायत करते हैं कि स्कूल जाने और वापस आने में कितना लंबा चलना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए, हम अपने गांव में रहते हैं और उन किलोमीटरों को चलना कोई मायने नहीं रखता था। स्कूल अच्छा है। स्कूल एक और चीज है जिस पर नाना और मेरी माँ अक्सर चर्चा करती थी और उनके अलग अलग विचार लगते थे। नाना को लगता था कि यह समय की बर्बादी होगी। मैं कभी नहीं समझ पाई कि उनका क्या मतलब था। मेरी माँ को लगता था और वे असहमत थीं। वे नाना से कहती रहती थीं कि उन्हें, यानी मेरी माँ को, लगता है कि वे किसी तरह के अंधकार में कैद हैं क्योंकि वे स्कूल नहीं गई। इसलिए अगर मैं, उनकी बेटी, अपना नाम लिखना पढ़ना सीख लूं और थोड़ा बहुत और भी, शायद कागज पर कुछ गणना करने में सक्षम हो जाऊं, तो यह अच्छा होगा। मैं हमेशा बाद में शादी कर सकती हूं और शायद, नाना बस हंस देती। आह, शायद उसके ऐसे पैरों के साथ
उसे स्कूल ही चले जाना चाहिए। हमारे छोटे से खेल के मैदान पर अपने सहपाठियों के साथ दौड़ना और हर बार पहला स्थान जीतना मेरे लिए घर पर किसी को बताने लायक कभी नहीं लगा। इस बार यह अलग था। मैं नहीं जानती कि शिक्षकों ने कैसे तय किया कि मुझे जिला खेलों में हमारे स्कूल के जूनियर वर्ग के लिए दौड़ने दें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जब मैं घर जाकर माँ और नाना को बताने गई तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया। इसलिए नाना ने खुद ही जिम्मा ले लिया कि वे जाकर इसकी ठीक से पड़ताल करें। वे घर आकर मेरी माँ को बताने लगी कि यह सचमुच सच था। मैं अपने स्कूल की धावकों में से एक थी। क्या सचमुच? मेरी माँ चिल्लाई। मैं उन्हें जानती हूँ। उनके मुंह ने हिलना शुरू कर दिया, मानो वे नाना को यह बताने जा रही हों कि आखिरकार मेरे बारे में एक रहस्य है जिसे वे किसी के साथ साझा करने की उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन फिर नाना खुद इतनी खुश दिख रही थी कि हैरानी से मेरी माँ ने अपना मुंह बंद कर लिया। वैसे भी जब से पहली बार उन्होंने यह खबर सुनी है, मैंने अक्सर नाना को मेरे पैरों की तरफ एक अजीब नजर से देखते हुए पकड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखावा करती है मानो वे देख नहीं रही हैं। इस पूरे हफ्ते उन्होंने खुद मेरी स्कूल यूनिफॉर्म धोई है। ये एक बड़ा आश्चर्य है। और वे यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मिस्टर मेंसा के घर जाकर उनकी चारकोल वाली प्रेस आयरन हर बार उधार ली, उसे लेकर घर वापस आई और यूनिफॉर्म को इस्त्री किया और इस्त्री किया। यहां तक कि अगर मैं यूनिफॉर्म होती तो मैं जोर से कह देती कि मेरा बस चल गया। इस हफ्ते मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनना बहुत अच्छा लगा। पहली दोपहर परेड में इसने सूरज की किरणों को पकड़ा और बाकी सबकी यूनिफॉर्म से ज्यादा चमकी। मुझे यकीन है कि नाना ने भी यह देखा होगा और उन्हें यह जरूर पसंद आया होगा। हाँ, वे इस जिला खेल सप्ताह की हर दोपहर हमारे साथ शहर आ रही है। हर दोपहर उन्होंने पहनने के लिए बड़ी पीतल की कटोरी में से एक नया सा पुराना कपड़ा निकाला है। और वे पुराने कपड़े हमेशा इतने स्टार्च किए हुए होते हैं कि जब वे गुजरती हैं तो कपड़े की चरचराहट सुनाई देती है। लेकिन वे हम स्कूली बच्चों से काफी पीछे चलती हैं, मानो वे कहीं और जाने का अपना रास्ता तय कर रही हों। हाँ, मैंने अपने स्कूल के लिए जिस भी दौड़ में हिस्सा लिया, जीत हासिल की है और मैंने सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड जूनियर एथलीट का कप जीता है। हाँ, नाना ने कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि ऐसी चीजें नहीं की जाती। वे करेंगी। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चमकते हुए कप को अपनी पीठ पर उठा लिया, जैसे वे बच्चों और दूसरी बहुत कीमती चीजों के साथ करते हैं। और इस बार अकेले चलने की परेशानी नहीं उठाई। जब हम अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने हेडमास्टर को वापस देने से पहले मेरी मां को कप दिखाने के लिए हमारे आंगन में प्रवेश किया। ओह, बड़े लोग कितने अजीब होते हैं। नाना फिलहाल मुझे अपनी गोद में लिए हुए हैं और धीरे धीरे रो रही हैं, बुदबुदाती, बड़बड़ाती जा रही है। किस्सा, पतले पैर भी काम के हो सकते हैं। पतले पैर भी काम के हो सकते हैं कि हालांकि कुछ पैरों पर इतना मांस नहीं होता कि कूल्हों को सहारा दे सके, वे दौड़ सकते हैं। पतले पैर दौड़ सकते हैं। फिर कौन जाने। मैं ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा ही महसूस करती और सोचती आ रही थी कि निश्चित रूप से किसी को पैरों से और भी काम करने में सक्षम होना चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए कि वे उन कूल्हों को सहारा दे सकते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। बस इतना कि मैं ऐसी बात जोर से कहने से डरती थी, क्योंकि कोई मुझसे कह देता कि कभी नहीं, कभी नहीं, लेकिन ऐसे शब्द कभी दोहराना नहीं। या फिर वे मेरी बात पर इतना हंसते कि रो पड़ते। यह तरीका बहुत बेहतर है, उन्हें यह दिखाने के लिए कि मैंने इसे अमल में ला दिया, हालांकि मैं इसकी योजना नहीं बना सकती थी। और मेरी मां के लिए वे हमेशा की तरह खामोश रही हैं। अजुआ की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया हमेशा हमें कम आंकती है, लेकिन असली सच हम तब दिखाते हैं जब हम अपने सपनों की तरफ दौड़ लगाते हैं। कभी अपने बारे में किसी की राय को आखिरी सच मत मानना, क्योंकि लोग हंसते हैं जब तक कि आप जीत नहीं जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले सुने। मैं मिलता हूं आपसे एक और शानदार कहानी में।